हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। जब भी हमसे बोला जाए स्मॉल चार्ज स्फीयर तो हम उनको एज अ पॉइंट चार्ज मानेंगे। पॉइंट चार्ज मतलब अगर चार्ज बॉडी का जो साइज हो वो उसके सराउंडिंग फील्ड के कंपेयर में बहुत छोटा हो तो हम उसे पॉइंट चार्ज अज्यूम करते हैं, राइट। तो यहां पर हमसे बोला गया एक चार्ज स्फीयर है, दिस इज वन चार्ज स्फीयर एंड दिस इज अनदर चार्ज स्फीयर। इट हैज चार्ज 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and it has a charge 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. We have to given the distance between the charges. What is the distance? That is 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमको चार्ज की यूनिट कूलम में दी हुई है और डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल करने में ये ध्यान रखें आप कि जो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको दी हुई हैं उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को आप एक सिंगल यूनिट में लेकर के आए। मतलब सारे या तो ऐसा यूनिट में हो या सभी के सभी जो है वो सीजीएस यूनिट में हो। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हमको चार्जेस जो दिए हुए हैं वो कूलम में दिए हुए हैं। कूलम में का मतलब ऐसा यूनिट है और डिस्टेंस हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सो फर्स्ट वी शुड कन्वर्ट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इनटू मीटर, राइट। तो सेंटीमीटर को मीटर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड करना होगा। 100 का डिवाइड मींस 10 टू द पावर 2 का डिवाइड। 10 टू द पावर 2 का डिवाइड मींस 10 टू द पावर माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? हम 100 का डिवाइड करेंगे या 10 टू द पावर माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 50 सेंटीमीटर को हम किस तरह से लिख देंगे? 50 into 10 to the power minus 2 मीटर। तो दो स्फीयर्स हैं, दो चार्ज स्फीयर्स। एक चार्ज स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो 2 into 10 to the power minus 7 कूलम का है। दूसरे चार्ज स्फीयर, अगर हम पहले चार्ज स्फीयर को A नाम दे दें, दूसरे चार्ज स्फीयर को हम B नाम दे दें, तो पहले चार्ज A पर कितना चार्ज है? 2 into 10 to the power minus 7 कूलम और B पर कितना चार्ज है? 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। दोनों एक दूसरे से 50 into 10 to the power minus 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखें, राइट। दो चार्ज बॉडीज अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखी हुई हैं तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। That will be attractive force or repulsive force depends on the nature of the charge. Means अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तो भी दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और दोनों लाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। नाउ कूलम फोर्स फार्मूला क्या होता है यहाँ पर हम देखें। सो फोर्स का जो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फार्मूला होता है, दैट इज F is equals to what? 1/4
1/4 पाई अगर एयर में रखे हुए हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 upon R square, right? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 upon R square। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, दैट इज 9 into 10 to the power 9। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 into 10 to the power 9, राइट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ से हम देखें फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह 9 into 10 to the power 9 into Q1 मतलब चार्ज ऑन ए पर कितना चार्ज है, 2 into 10 to the power -7 कूलम का चार्ज है। तो यहाँ पर Q1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 into 10 to the power -7 into Q2 what is the charge on B, that is 3 into 10 to the power -7 कूलम। तो Q2 की जगह हम 3 into 10 to the power -7 लिखेंगे अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, r का वैल्यू कितना दिया है, 50 into 10 to the power -2। तो 50 into 10 to the power -2 का स्क्वायर, राइट, 50 into 10 to the power -2 का स्क्वायर। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल करना है सबसे पहले आप देखिए कि आपको कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज स्टेप्स को ध्यान रखिए, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी उस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। शुरू जब आप करें न्यूमेरिकल करना तो सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक तरीके से रीड करिए। जब आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि उसमें क्या-क्या गिवन है और क्या वो पूछना चाह रहा है, उसके बाद आप देखिए कि जो फिजिकल क्वांटिटीज आपको गिवन है क्या वो एक ही यूनिट में है, अगर नहीं है तो सबसे पहले यूनिफॉर्म करिए उन्हें, एक ही यूनिट में कन्वर्ट करिए। उसके बाद आप देखिए कि उसमें कौन सा फार्मूला एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा फार्मूला वहां पे अप्लाई होगा, राइट। उसके बाद आप उस फार्मूले को लिखिए, जो गिवन क्वांटिटीज हैं उनकी वैल्यूज को आप वहां सब्स्टिट्यूट करिए। बिल्कुल शुरुआती दौर में आप बिल्कुल सारी चीजों को आराम से करिए। जब आप शुरू करें न्यूमेरिकल सीखना शुरू करें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत रहती है, 70% बच्चों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहती है। तो आप सबसे पहले जब शुरुआत करें तो लगने दें टाइम, आप बिल्कुल जल्दी ना करें, एक क्वेश्चन को 5-10 मिनट तक भी लगने दें। फर्स्ट तुरंत पेन ना उठाएं, सबसे पहले रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसको करना शुरू मत करिए। तो क्वेश्चन प्रॉपर्ली सॉल्व, पहले आप थ्योरी अच्छे से पढ़ें टॉपिक की, उसके बाद आप रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप वहां पर देखिए कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन कौन सी क्वांटिटीज गिवन हैं। उसके बाद देखिए क्या वो सभी क्वांटिटीज एक सिंगल यूनिट में हैं, अगर नहीं है तो सबको एक सिमिलर यूनिट में कन्वर्ट करिए। देन आप देखिए वहां पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, उस फार्मूले को लिख लीजिए। उस फार्मूले में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको देख लीजिए। फिर जो जो वैल्यूज आपको पता है, जो जो क्वेश्चन में दी है, उन सबको एक लाइन से पुट कर दीजिए। यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन बनना ही चाहिए। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन में भी जल्दी मत करिए, खासकर बायो स्टूडेंट्स। शुरुआती क्षणों की बाद में तो जब आप लय में आ जाएंगे तो ये जो क्वेश्चन अभी आपको 10 मिनट ले रहा है वो क्वेश्चन विद इन अ मिनट भी सॉल्व होगा। आप ओरल भी सॉल्व करेंगे, राइट। तो फिजिक्स करने का यही ढंग है। तो यहां पर अब आप देखिए इसको, यहां पर आप देखिए अब हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले ये दो टर्म्स अलग कर लीजिए। 10 की पावर्स में है
उनको अलग अलग कर लीजिए। जैसे यहाँ देखिए 10 टू दी पावर 9 है, 10 की पावर -7 है, 10 की पावर -7 है। तो जब यहाँ पर देखिए और सिंगल नंबर्स कौन कौन से हैं, 9, 2 और 3। तो 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। तो ये हो गया आपका 54 इंटू 10 की पावर में क्या क्या बचा, एक तो 9 बचा, उनको एक साथ लिख लीजिए, -7 बचा, -7 बचा, राइट। 10 टू दी पावर 9 -7 -7। अगर ये प्लस होता क्योंकि बेस सेम है तो ये सारी पावर्स एक साथ ऐड हो जाएंगी। 9th में लॉ ऑफ इंडाइसेस, अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर ये पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। ये माइनस नहीं हुई, बेसिकली उसका साइन ही माइनस था, मतलब 9 प्लस -7 प्लस -7, दैट इज 9 - 7 -7, राइट। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपॉन यहां पर अगर आप देखें तो 5 का स्क्वायर 25, so this will becomes 25 और यहां 0 है मींस 2500 इनटू 10 की पावर पे अगर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां पे पावर क्या थी, -2, 10 की पावर -2 की पावर कितनी है, 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। So it will becomes 10 to the power -4। Now फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिए इट इंप्लाइज दैट f is equal to 54 into 10 to the power 10 की पावर 9 माइनस, यहां पे देखें आप 9 - 7 2 7 2 - 7 क्या हो जाएगा, -5। जब भी दो नंबर्स के बीच में एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, दो नंबर्स में से एक प्लस हो, एक पॉजिटिव वाला हो और दूसरा नेगेटिव वाला हो, तो हमेशा आपको माइनस करना होता है। लेकिन जो बड़े नंबर का साइन होता है, जो बड़ी संख्या का साइन होता है, हमको वो अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 9 - 7 क्या आया, 2 2 - 7, तो 2 - 7 माइनस तो होगा, तो 2 - 7 5 हो जाएगा, और लेकिन 7 माइनस का था, बड़ी संख्या का साइन माइनस था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -5, राइट। होल अपॉन यहाँ पर देखें आप 25 स्टिल रहने दीजिए, 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखें इनटू 10 की पावर -4 है। ये दोनों ही पावर क्या हो जाएंगी, ऊपर जाएंगी, राइट। दैट इज इक्वल्स टू 54 अपॉन 25 इनटू 10 टू दी पावर क्या हो, यहाँ -5 है, ये ऊपर जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, जब भी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे हम पावर को शिफ्ट करेंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 10 की पावर 2 था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, राइट। और ये 10 की पावर -4 था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब क्या हो गया वो, सो फोर्स क्या हो गया, फोर्स विल बिकम्स, यू कैन सी हियर क्लियरली, यहां पर फोर्स विल बिकम्स F is equals to 54 upon 25। आप यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। 25 2 जा 50, इत्मीनान से करिए। अगर शुरू में आप जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो पीछे रफ कॉपी पे 54 डिवाइडेड बाय 25 कर लीजिए आराम से उसको। 52 जा 25 2 जा 50, दो बार गया 4 उतरा, डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा 40। 51 फिर 25 बन जाए 25, 15 बचेगा, फिर 0 आएगा तो 150 हो जाएगा। 25 6 जा 125। पर ये चीजों को जब भी आप कैलकुलेशन करें उसे डायरेक्ट किताब से कभी ना देखें, उसको घर पे प्रैक्टिस करें। 1 दिन 2 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन
कुछ दिनों के बाद आप सेल्फ इसको करने लगेंगे। तो 2.16 इंटू 10 टू द पावर, अगर आप यहाँ पर देखें तो -5 और -2 कितना हो गया, -7 है और +4 है, तो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तो -7 +4 क्या करना है, माइनस करना है। तो 7 - 4 कितना होता है, 3 होता है, राइट। और 7 पे माइनस है मतलब बड़ी संख्या पे माइनस का साइन है, तो आंसर क्या होगा, माइनस, तो -3, राइट। तो दिस इज द फोर्स, और ऐसा यूनिट में लेकर चल रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, 2.16 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, राइट। सो बिल्कुल आसान। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीड किया ठीक तरीके से, उसमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई थी। एक हमको एक स्फीयर का चार्ज दिया हुआ था 2 × 10 टू द पावर -7 कूलम, दूसरे स्फीयर पे चार्ज दिया हुआ था 3 × 10 टू द पावर -7 कूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दी गई थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदला। कैसे बदला, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे दोनों स्फीयर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 50 × 10 टू द पावर -2 मीटर। नाउ हमको दोनों के बीच में फोर्स निकालना था, तो फोर्स का फार्मूला लगाया 1/4πε0 Q1 Q2 r²। 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता थी 9 × 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज कितना था 2 × 10 टू द पावर -7 इंटू Q2 दूसरे स्फीयर पे चार्ज कितना था 3 × 10 टू द पावर -7 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज 50 × 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। देन सॉल्व किया हमने उसे एंड वी विल गेट फोर्स बिटवीन two charge spheres 2.16 into 10 to the power -3 Newton. This force is attractive or repulsive? So this force is force of repulsion है ये, right? क्यों? क्योंकि दोनों ही चार्ज पॉजिटिव थे, पहले वाले पे +2 × 10 to the power -7 था और दूसरे वाले पे 3 × 10 to the power -7 था। तो अगर दो लाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव नेचर का है तो वहां पर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पॉइंट चार्जेस वी हैव टू गिवन QA is equals to 2 microcoulomb, QB is equals to -5 microcoulomb, QC is equals to 2 microcoulomb and QD is equals to -5 microcoulomb। तो यहाँ पे 4 चार्जेस हमको दिए हैं, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD। एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए, स्क्वायर क्या है ABCD, राइट। और साइड उसकी दी हुई है, लेंथ ऑफ द साइड, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। तो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज of 1 microcoulomb placed at the center of the square? स्क्वायर के सेंटर में एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है और उस पर ये चारों चार्जेस क्या फोर्स लगाएंगे वो हमको कैलकुलेट करना है। तो एक फिल्म, सबसे पहले हमने क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन जब हमने रीड किया तो हमारे दिमाग में आया कि सबसे पहले यहाँ पर एक स्क्वायर बनना चाहिए, तो हमने सबसे पहले एक स्क्वायर बना दिया यहाँ पे, ये हमने एक स्क्वायर बना दिया था, राइट। ये स्क्वायर है A B C और D, राइट। यहाँ पर A पर जो चार्ज रखा है वो 2 माइक्रोकूलम का है, B पर जो चार्ज रखा हुआ है वो -5 माइक्रोकूलम का है, C पर जो चार्ज है वो फिर अगेन 2 माइक्रोकूलम का है,
और डी पर जो चार्ज रखा हुआ है वो अगेन -5 माइक्रोकूलम का है, राइट। मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि ए और सी, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या है, एक स्क्वायर है, एक फ्रेम है जिसके 4 कॉर्नर हैं ए बी सी डी। ए पर जो चार्ज रखा हुआ है वी हैव टू गिवन इन द क्वेश्चन QA = 2 माइक्रोकूलम। बी पर जो चार्ज रखा हुआ है वो -5 माइक्रोकूलम है QB। QC मतलब सी पर जो चार्ज रखा है वो 2 माइक्रोकूलम है, और डी पर जो चार्ज रखा हुआ है वो -5 माइक्रोकूलम है। अब आगे हर एक साइड सेम है, 10 सेंटीमीटर की है। 10 सेंटीमीटर मींस 10 × 10⁻², या 10 by 100 मीटर। 10 by 100 means we have to give a distance, साइड क्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, यूनिट सेम कर लीजिए। तो साइड = क्या हो गया, 10/100 मीटर, दैट इज 10⁻⁻1 मीटर, राइट। तो साइड की लेंथ हमको पता है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि सेंटर पे एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। नो डाउट दिस इज पॉजिटिव चार्ज। अब इस सेंटर को अगर हम देखें यहाँ से, इस पर लगने वाला फोर्स हमको कैलकुलेट करना है। एक तरीका तो ये है कि पहले हम इससे इस पर फोर्स निकालें, फिर बी से निकालें, फिर सी से निकालें और फिर डी से निकालें। और दूसरा तरीका क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यू कैन सी क्लियरली यहाँ पर कि ए जो फोर्स लगाएगा अलोंग AC लगाएगा, ए जो है वो फोर्स अलोंग AC लगाएगा, राइट। और सी जो फोर्स लगाएगा अलोंग CA लगाएगा, CA के। क्योंकि दोनों ही यहां पर ए के केस को अगर हम देखें, डायगोनल्स सेंटर की डिस्टेंस सेम होगी। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जब आप मान लीजिए ये पॉइंट O है, तो हाउ कैन यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो A जो O पर फोर्स लगाएगा वही C O पर फोर्स लगाएगा। रीजन कि यहाँ पर A और C के जो चार्जेस हैं वो इक्वल है और डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है, राइट। आप इसको देखें यहाँ पे, we know that OA बराबर OC, क्योंकि सेंटर O, राइट, डिस्टेंस इक्वल दोनों ही केसेस में। और QA = QC, QA and QC इक्वल बराबर 2 माइक्रोकूलम। एंड दूसरा चार्ज दोनों के लिए ही सेम है, सेकेंड चार्ज जो O पर है वो दोनों के लिए ही सेम है। तो यहां पर आप देखें कि चार्जेस आर कांस्टेंट एंड डिस्टेंस इज सेम। तो जाहिर सी बात है A 1 माइक्रोकूलम पर जितना फोर्स लगाएगा C भी 1 माइक्रोकूलम पर उतना ही फोर्स लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। आप इसको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके देख लें, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन आना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं फोर्स ऑन O ड्यू टू A बहुत करूँ, फोर्स ऑन O ड्यू टू A या FAO is equal to 1/4πε0, that is Q1, that is 2 microcoulomb, Q2, that is 1 microcoulomb, upon distance का स्क्वायर, that is R का स्क्वायर। या इसको इस तरह से लिखें और थोड़ा सा आसान रहेगा।
QA इज इक्वल्स टू QC इज इक्वल्स टू आप Q ले लीजिए उसको, है ना। तो यहां पर 1/4 pi epsilon 0 is constant K, Q1 is Q, Q2 is 1 upon R square, right? This is the force on O due to A. जब हम force on O due to C देखते हैं, so constant 1/4 pi epsilon 0, Q1 that is 2 microcoulomb, that is Q, into Q2 that is 1 upon distance OC that is R, right? तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि force on O due to A is magnitude wise, force on O due to C दोनों क्या है सेम, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो इट मींस यहाँ से क्या हुआ कि फोर्स FOA is equals to minus of FOC, तो दे कैंसल्ड ईच अदर, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे नलीफाई कर देंगे, राइट। तो इस पॉइंट O पर A और C के द्वारा जो लगने वाले फोर्सेस का सम है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। मींस FOA plus FOC is equals to 0, राइट। दूसरे केस में अगर हम देखते हैं यहाँ पर B और D पॉइंट को अगर हम देखें, अगर हम B और D पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ B और D पर भी सिमिलर चार्जेस हैं, -5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, और OB और OD भी इक्वल है। तो जितना फोर्स B O पर लगाएगा उतना ही फोर्स D भी O पर लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। D O पर किस तरफ लगाएगा इस तरफ, और B O पर किस तरफ लगाएगा इस तरफ। तो सिमिलरली क्या होगा सिमिलरली force on O due to B plus force on O due to D, इन दोनों का सम भी क्या होगा 0 होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस नेट फोर्स on 1 microcoulomb will be 0, right। अब आप शुरू से देख लें इस क्वेश्चन को एक बार। इस क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर दिया हुआ था ABCD, A पर चार्ज 2 माइक्रोकूलम का था, B पर -5 माइक्रोकूलम का था, C पर 2 माइक्रोकूलम का था, और D पर अगेन -5 माइक्रोकूलम का था। ये चारों चार्जेस स्क्वायर ABCD के चारों कॉर्नर्स पे रखे हुए थे। एक चार्ज 1 माइक्रोकूलम का सेंटर पे रखा, और हमको निकालना था इस 1 माइक्रोकूलम पर ये चारों चार्जेस कितना फोर्स लगाएंगे। सबसे पहले देखिए आप, ये पॉइंट जो है ये सिमेट्रिक है A और C के रिस्पेक्ट में, A और C के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक है। रीजन, अगर आप यहाँ खड़े होकर के देखेंगे तो A पर जो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, और C पर जो चार्ज है वो भी 2 माइक्रोकूलम का। सिमिलरली O की A से डिस्टेंस और C से डिस्टेंस सेम। आप अगर फॉर्मूले में देखें तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो K मतलब 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square। तो यहाँ पर 1/4 pi epsilon 0 तो कांस्टेंट है ही। अगर हम यहाँ देखें कि फोर्स किन-किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, तो किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है,
और दोनों के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यहां पर अगर हम O की बात करें तो O और A और C, तो यहां देखें तो O और A दोनों पर चार्ज 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम है। O और C में भी देखें तो 2 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम है। सो O के ऊपर साइड डायगोनली अपर साइड सेम चार्ज है, डायगोनली डाउन साइड में भी सेम चार्ज है, दोनों से उसकी डिस्टेंस भी सेम है। मतलब O पर A जो फोर्स लगाएगा वही C भी फोर्स लगाएगा। रीजन इज सिंपल कि चार्ज क्या है भाई, फोर्स जो है वो केवल दो ही फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, चार्ज पर, चार्ज के मैग्नीट्यूड पर और डिस्टेंस पर। तो अगर चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, अगर दो अलग-अलग बॉडीज पे चार्ज सेम है, डिस्टेंस उनकी किसी थर्ड चार्ज से सेम है, तो वो दोनों ही उस थर्ड चार्ज पे सेम फोर्स लगाएंगे। अब रही बात डायरेक्शन की, तो फोर्स रिपल्सिव है, तो A जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, टुवर्ड्स AO लगाएगा, और C जो है ऊपर टुवर्ड्स CO लगाएगा। सो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया, बट डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो O पर जो सम होगा फोर्स का वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, मतलब एक फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली हम O से B की ओर देखें तो B और उसके डायगोनली अपोजिट पॉइंट D, दोनों पर क्या है, चार्जेस सेम, और डिस्टेंस OB और OD भी क्या है, सेम। तो जाहिर सी बात है कि B और D दोनों ही O पर सेम अमाउंट का चार्ज फोर्स लगाएंगे, राइट, लेकिन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इस तरह से O पर B और D के द्वारा लगने वाले जो फोर्सेस होंगे वो इक्वल होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो वहां पर O पर लगने वाला जो फोर्स का सम होगा B और D के कारण वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से O पर जो नेट फोर्स आएगा वो क्या होगा, 0, राइट। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। यू कैन सी क्लियरली कि FOA is equals to माइनस ऑफ FOC। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। किसी भी एक को अगर आप पॉजिटिव लोगे तो उसके अपोजिट में वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर FOA प्लस FOC is equals to 0। सिमिलरली FOB प्लस FOD, ये भी क्या हो जाएंगे, इनका सम भी 0 हो जाएगा। सो हेंस नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम विल बी 0। थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the distance between the two spheres? Right? यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज स्फीयर है। एक चार्ज स्फीयर हमारा ये है और दूसरा चार्ज स्फीयर हमारा ये है, राइट। एक पर जो चार्ज है वो 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक स्फीयर पे चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम है और दूसरे स्फीयर पे जो चार्ज है वो है माइनस ऑफ 0.8 माइक्रोकूलम, राइट। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको डिटरमाइन करनी है। ये डिस्टेंस हमको नहीं गिवन है और फोर्स हमको दिया हुआ है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा तो किस तरह से देखेंगे, एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अनलाइक चार्जेस है
दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब हमको डिस्टेंस निकालनी है। व्हाट वी हैव टू गिवन, वी हैव टू गिवन टू चार्जेस, वी हैव टू गिवन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। हमको फोर्स यहां पर गिवन है, गिवन क्या क्या है, यहां पर हमको गिवन है फोर्स, फोर्स हमको क्या दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को ठीक तरीके से रीड किया, क्या क्या दिया हुआ था वो लिखा, राइट, उनके बीच में। अब गिवन है हमको फोर्स, निकालना है हमको डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला लगाएं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 pi epsilon 0, that is 9 into 10 to the power 9, right, into Q1। Q1 की वैल्यू फर्स्ट चार्ज कितना दिया हुआ है 0.4 माइक्रो कूलम, राइट। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6 कूलम, इनटू सेकंड चार्ज कितना दिया हुआ है 0.8 माइक्रो कूलम, 0.8 into 10 to the power -6, right, upon distance का स्क्वायर। So we want to determine distance, right। फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.4 भी हमको गिवन है, फोर्सेस व्हाट हमको क्या गिवन है 0.2 न्यूटन गिवन, राइट। अब हमको जो निकालना है, जो फैक्टर हमको निकालना है उसको हम हमेशा कहां रखें लेफ्ट पे, और जो चीजें गिवन है उनको हम कहां ले जाएं राइट पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम इस r स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर करेंगे और इस 0.2 को हम कहां ट्रांसफर करेंगे इस जगह, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों r स्क्वायर यहाँ आ गया लेफ्ट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, सो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट। यहां पर देखिए मैंने क्या कहा आपको कैलकुलेट करते समय, सबसे पहले 10 की पावर अलग कर लीजिए और सिंपल अलग कर लीजिए। तो यहां पर देखिए हाउ कैन यू सॉल्व इट, 9 into 0.4, 0.4 को आप क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, 4/10, ये डेसिमल हटाएंगे आप तो दिस वन बिकम्स 4/10 इनटू 0.8 हटाएंगे तो 8/10 हो जाएगा, इनटू 10 की पावर्स कितनी हो जाएंगी 9 -6 पावर क्या हो जाएंगी 8, अपॉन में क्या आएगा 0.2, राइट। तो 0.2 यहां पर भी आप इसका डेसिमल हटाएंगे, यहां पर भी आप इसका डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, राइट। अब आप क्या करें 2 2 जा 4, राइट। अब यहां पर क्या बचा, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, so r square is equals to what, 9 2 जा 18, 18 8 जा 144, right, into यहां पर क्या हो गया 9 और 10 की पावर 9 minus 12, 9 minus 12 मतलब क्या बचा -3 और ये नीचे भी एक 10 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो 10 की पावर -3 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया -1, तो -3 और -1 कितना हो गया -4, so this will becomes 144 into 10 to the power -4। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर देखें तो जब हम r निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर है तो वहां क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट 144 का भी और 10 की पावर -4 का भी, तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12। वैसे भी 24 तक के 25 तक के स्क्वायर रूट्स ज्यादातर नंबर्स के आपको याद होने चाहिए थॉरोली,
तो 144 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 12 हो गया। 10 की पावर -4 है। स्क्वायर रूट का मतलब पावर में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 2 का। किसी भी टर्म के ऊपर अगर स्क्वायर रूट है मतलब उसकी पावर कितनी हो गई? हाफ हो गई। तो -4 का हाफ कितना हो गया? -2 हो गया। सो 12 × 10 टू द पावर -2। यूनिट सभी चीजें ऐसा यूनिट में थी तो यूनिट हो गई इसकी मीटर। सो 12 × 10 टू द पावर -2 मीटर या 12/100 मीटर या 0.12 मीटर। तो दोनों चार्ज स्फीयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 0.12 मीटर। राइट? इसका सेकंड पार्ट भी था कुछ, देखें। What is the force on the second sphere due to the first? Right. What is the force on the second sphere? Right? तो यहां पर देखिए फोर्स ऑन 0.4 माइक्रोकूलम वाले चार्ज स्फीयर पे कितना लग रहा था? ये कितना फोर्स लगा रहा था? 0.2 न्यूटन। फोर्स का फॉर्मूला कभी भी कंफ्यूज ना हो। फोर्स अगर Q1 जो है वो Q2 पर कितना फोर्स लगाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q2 की वो Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो चार्ज बॉडीज के बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो कूलम्ब फोर्स होता है, कूलम्बिक फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स Q1 Q2 पर लगाता है और वही फोर्स Q2 जो है वो Q1 पर भी लगाता है। मतलब दोनों चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल अमाउंट में, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं। ठीक है? तो अगर -0.8 माइक्रोकूलम जो है वो 0.4 माइक्रोकूलम पर 0.2 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा था, तो 0.4 माइक्रोकूलम भी -0.8 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पर उतना ही मतलब 0.2 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। राइट? तो सेकंड का बी पार्ट का आंसर क्या होगा आपका? बी पार्ट का आंसर होगा सेम 0.2 न्यूटन का फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। सेम फोर्स। राइट? नो। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आए। अ पॉलीथिन पीस rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 × 10 to the power -7 coulomb। एक पॉलीथिन पीस को, पॉलीथिन के टुकड़े को जब हमने वूल के साथ फ्रिक्शन किया तब पॉलीथिन ने 3 × 10 to the power -7 का नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो जिस बॉडी में चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इनिशियली आप ध्यान रखें कि मैटर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि मैटर जो है वो एटम्स से मिलकर बना होता है और एटम्स में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। मतलब जितने अमाउंट का नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैटर जो है इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जब हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी में रब करते हैं तो एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए वो बॉडी क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए वो बॉडी क्या हो गई? पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है मतलब उस बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर किसी कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो मतलब वहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वहां पर से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या से कम, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं।
अगर जैसे मान लीजिए किसी बॉडी के न्यूक्लियस में, किसी एटम के न्यूक्लियस में 10 या 11 प्रोटॉन है और बाहर 11 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाहर बचे 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अंदर तो अभी भी 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन है, तो अंदर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बचा, राइट। तो अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन फिक्स है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, जैसे मान लीजिए कि 17 प्रोटॉन न्यूक्लियस में है क्लोरीन के और 17 इलेक्ट्रॉन बाहर सराउंडिंग में है, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो बाहर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन अंदर तो अभी भी 17 प्रोटॉन्स हैं। तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव 17 और नेगेटिव 18, तो 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो गया। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना मतलब नेगेटिवली चार्ज, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना मतलब पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि उन्होंने बोला पॉलीथीन में -3 × 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज है, तो तुरंत हमको समझ में आया कि पॉलीथीन ने वूल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, राइट। यहाँ पर क्या होगा, -3 × 10⁻⁻7 कूलम चार्ज on polythene means, एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ पे, it gains some electrons from wool, right। अब क्वेश्चन में पूछा गया एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, सो वेरी क्लियर, फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, वुल से पॉलीथीन में गए इलेक्ट्रॉन्स, ये तो क्लियर है। अब हाउ मेनी नंबर्स, तो सिंपल सी बात, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, किसी भी बॉडी पे चार्ज कब आ सकता है, जब एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, मतलब या तो उस बॉडी में है ना एक इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ हो। इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, 2.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक होल नंबर मल्टीपल में ही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, और होल नंबर मल्टीपल में अगर ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होल नंबर मल्टीपल होगा, आइदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, राइट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q is equals to plus minus n, plus or minus it depends where n is equals to 1 2 3 and so on। प्लस कब, जब इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, निकल जाएंगे, डेफिशिएंसी हो जाएगी, और माइनस कब, जब इलेक्ट्रॉन्स कहीं से एक्वायर किए जाएंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो दिस, सो Q is equals to n। सो यहां से क्या आ जाएगा आपका, इफ यू वांट टू डिटरमाइन नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो n is equals to q by e। नाउ you know that you have to given q की वैल्यू कितनी दी हुई है, what is the magnitude of charge, 3 × 10⁻⁻7 कूलम, और what is the charge of one electron, that is 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Now you can solve this। So यहां से इसका डेसिमल हटेगा 1.6 का, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, यहां से आ जाएगा आपका ये डेसिमल हटा के ऊपर 0 लगा दीजिए, तो 30/16 ×
की पावर -7 है, नीचे -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 19 - 7 कूलाम से कूलाम। अब ये कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16 and 2 1 जा 2 2 5 जा 10. So n is equals to 15 upon 8. 15 upon 8 means 8 1 जा 8, 7 बचा, फिर 0 उतरेगा 70, 8 8 जा 64, फिर 6 0, फिर 8 7 जा 56, फिर 4 0, 8 5 जा 40। ये आपको अपने तरीके से, आप 12th क्लास स्टूडेंट्स हैं या ड्रॉपर्स हैं तो कैलकुलेशंस तो आपको सीखने ही चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे करके ये चीजें आपको आ जाएंगी। सो 1.875 into 10 to the power 19 minus 7. 19 minus 7 means 12. So इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, कहां से कहां, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, फ्रॉम वूल to polyethylene. In this way you can solve. इसके बाद इसी का एक सेकंड पार्ट भी था, is there a transfer of mass from wool to polyethylene? No doubt इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गए तो कुछ मास तो ट्रांसफर हो गई। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल्स, तो अगर पार्टिकल ट्रांसफर होता है तो पार्टिकल एज अ मास, तो कुछ ट्रांसफर जरूर होगा। आइदर इट विल बी नेग्लिजिबल, वो नेग्लिजिबल हो वो एक अलग बात है, पर कुछ ना कुछ मैटर तो ट्रांसफर हुआ। सो अब देखें कि कितना ट्रांसफर हुआ, उसको देखें अगर कि कितना मास ट्रांसफर हुआ, तो अगर हम इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, सो मास ऑफ, अगर हम देखें कितना ट्रांसफर हुआ, मास अगर हम निकालें बी पार्ट के लिए, तो मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 1.875 into 10 to the power 12। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10 to the power -31 kg। तो इतना मास ट्रांसफर हुआ, दैट इज यू कैन से दैट 9 भी ले लें अगर हम, ऐसे केस में आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 9.1 को 9 कैलकुलेट कर लीजिए, 9 5 जा 45, 4 रिमेनिंग, 9 7 जा 63 और 4 कितना हो गया 67, 6 रिमेनिंग, 9 8 जा 72 और 6 78, 7 रिमेनिंग, 9 1 जा 9 और 7 कितना हो गया 16.875, राइट। तो ये into 10 to the power 12 minus 31, 12 minus 31 ऐड जाएंगे, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, 12 minus 31 how much, that is approximate -19 kg। you can see here कितना होगा ये 0.000, मतलब अगर आप इसको लिखें तो ये कैसा होगा, -19 है ना, तो ये डेसिमल और यहाँ दो ही डेसिमल है, तो 0.0000000000000 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 0 आएंगे ना, -19 है, यहाँ दो डेसिमल के बाद है, तो ये प्लेस होने में दो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और फिर होगा 16875 kg एंड सो। आप देख सकते हैं कि
can be negligible, but some amount of mass तो wood से polythene में transfer होगा, right? So in this way you can solve it. Now next question. Two insulated charged copper sphere A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb? The radii of A and B are negligible as compared to the distance of separation. वही point charges हैं, मतलब spheres की radius जो है वो neglect कर दी गई है, मतलब हम ये मान रहे हैं कि वो point है, वो sphere नहीं है, वो एक point है. तो same charge है दोनों पर. क्वेश्चन सिंपल, यहाँ पर एक A चार्ज है, मतलब व्हाट वी हैव टू गिवन, A चार्ज गिवन है हमको और इस पर चार्ज दिया हुआ है हमको 6.5 into 10 to the power minus 7 कूलम का चार्ज, ये हमको Q1 दिया हुआ है. सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो लिख दिया करें. B चार्ज है हमारे पास, B पर भी हमारे पास 6.5 into 10 to the power minus 7 कूलम का चार्ज है. दोनों के बीच की हमको डिस्टेंस दी हुई है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको दी हुई है 50 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 2 का मल्टीप्लाई, वी हैव टू गिवन डिस्टेंस, मतलब ये हमको r दिया हुआ है, राइट. सो हमारे पास Q1 है, Q2 है, R है और हमको फोर्स निकालना है. तो फोर्स के लिए इन्हीं तीन चीजों की जरूरत होती है, चार्ज, दोनों बॉडीज में चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस. तो सिंपल फार्मूला क्या होता है, फार्मूला F is equals to 9 into 10 to the power 9 मतलब 1/4 by epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. Now substitute the value of Q1 Q2 and R square, you can get easily. तो यहाँ पर देखें आप, F is equals to 9 into 10 to the power 9, Q1 is 6.5 into 10 to the power minus 7, Q2 is what, again 6.5 into 10 to the power minus 7 upon distance का square. So distance is what, 50 into 10 to the power minus 2 r square. So in this way you can solve it. अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा F is equals to 9 into 6.5 का स्क्वायर, 6.5 into 6.5 into 10 to the power 9 minus 7 और minus 7 कितना हो गया, minus 14 whole upon 50 का स्क्वायर कितना हो गया, 2500, राइट. 25 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, ये 10 का स्क्वायर को ऐसे लिख लीजिए और ये 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 10 की पावर माइनस 4. यहाँ से इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ये देखिए ये डेसिमल है, इसको आप हटा दीजिए तो नीचे एक 10 और आ जाएगा, राइट. ये डेसिमल है, इसको हटा दीजिए तो ये नीचे एक और 10 और आ जाएगा. अब यहाँ देख सकते हैं ये 10 स्क्वायर हो गया, ये भी 10 स्क्वायर है, तो 10 की पावर क्या हो गया 4 और ये क्या है -4. तो ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. ये स्क्वायर और ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया. नीचे यहाँ 5 है या 25, देखिए तो 5 5 जा 25, कितने टाइम जाएगा यहाँ पे 13, हाँ 13 टाइम जाएगा. 13 5 जा 65, आगे 13 5 जा 65. इन दिस वे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ आप देखें F is equals to 9 into 13 into 13 कितना हो जाएगा 169
इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 14 क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से इन दिस वे f is equals to 9 9 जा 81, 8 रिमेनिंग, 9 6 जा 54 और 8 कितना हो गया 62, 6 रिमेनिंग, 9 1 जा 9 और 6 कितना हो गया 52। तो 1521 into 10 to the power minus 5 न्यूटन। और डेसिमल में ले लें तो जितना आप लेफ्ट साइड डेसिमल प्लेस करेंगे 10 की पावर उतने ही पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होता जाएगा, और जितना राइट डेसिमल प्लेस करेंगे डिवाइड होता जाएगा या पावर 10 की पावर माइनस ऐड होती जाएगी। तो ऐसे 15.21 कर लो या 1.521 कर लो, 1.521 इंटू यहाँ पर +3 ऐड हो जाएगा, 10 की पावर 3 डेसिमल प्लेसेस आपने शिफ्ट की तो -5 +3। लेफ्ट साइड प्लेस करेंगे तो प्लस ऐड होता जाएगा और राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस ऐड होता जाएगा। तो 10 की पावर -5 +3 कितना हो गया -2। सो फोर्स इज दिस इसी का सेकेंड पार्ट अगर हम देखें, इसके सेकेंड पार्ट में उसने बोला है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अबव अमाउंट। चार्ज को डबल कर दिया एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। राइट, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में चार्ज को डबल किया, डिस्टेंस को हाफ। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले चार्जेस में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस को आधा करेंगे, फिर पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। नो, आप इसको इस तरह से देखिए, इन दिस वे देखिए, यहाँ देखिए ये हो गया इसका बी पार्ट। अगर हम देखें बी पार्ट में देखें, अगर हम फोर्स किस किस चीज पर डिपेंड करता है, यहाँ देखिए force is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, right? Charge identical थे, since Q1 is equals to Q2 is equals to Q था, तो यहाँ से क्या हो गया, F is directly proportional to Q square by R square, right? Now अगर हम चार्जेस को डबल कर दें, इफ चार्ज इज डबल्ड एंड डिस्टेंस बिकम्स हाफ, तो नया क्या हो जाएगा, ठीक, एफ न्यू, राइट, ये एफ होल्ड हो गया। तो यहां पर नया क्या हो जाएगा, एफ न्यू जो होगा इस प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ होल्ड इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट क्यू वही 1/4 एप्सिलॉन जी बाय आर। तो यहाँ से एफ न्यू क्या हो जाएगा, के, क्यू की जगह क्या हो गया 2q, और आर की जगह क्या हो गया r/2, राइट। यू कैन सी क्लियरली यहाँ पर के 4q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बाय 4, तो ये अपॉन 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो यू कैन से दैट कि जो f न्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16, राइट, k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, राइट। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया,
Q1 Q2 सेम थे, चार्ज को डबल किया तो यहां पर Q की जगह क्या हो गया 2Q और R की जगह डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, R/2। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अपॉन 4, 4 कहां चला गया, ऊपर चला गया। So now it will becomes 4 4 जा 16 K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर जो है, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये क्या था F4, राइट। तो यहां से क्या आ गया, इट मींस दैट इज इक्वल्स टू 16 into F ओल्ड फोर्स, जो पुराना फोर्स, राइट। तो क्या निकल गया यहाँ पे, पुराना फोर्स हमारे पास, हमको पहले से ही पता है। तो F न्यू बराबर क्या हो गया, नया जो फोर्स हो गया, अब जो फोर्स हो गया 16 टाइम्स ऑफ ओल्डर। ओल्डर कितना था 1.51 या 1.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन। तो ये कितना हो गया आपका 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, 8 बचा, 16 में जा 16 और 8 24 into 10 to the power minus 2 approx. So this one is 8. Right? So in this way you can solve the question. Next question is what? Suppose the spheres A and B in above question. Previous question में जो A और B थे have identical sizes, मतलब एक जैसे स्फीयर थे, उनके साइज जो थे वो क्या थे, सेम थे। अगर साइज सेम होंगे, आइडेंटिकल इन मैनर होंगे, मतलब सेम मैटर के होंगे, सेम साइज होगा, तो उनकी कैपेसिटी मतलब वो कितना चार्ज होल्ड कर सकते हैं, कितना चार्ज उनको दिया जा सकता है, वो भी क्या होगा, सेम होगा, राइट। उनकी चार्ज कैरिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, सेम होगी, अगर वो आइडेंटिकल साइज होंगे और एक जैसे मेटल के होंगे। तो A और B का साइज जो है वो सेम है। अब एक तीसरा स्फीयर, a third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, मतलब यहां पर आप देखें is brought in contact with the first के साथ हमने A को कांटेक्ट में लाए और C को कांटेक्ट में लाए, कोई थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर जो कि अनचार्ज था उसको पहले हमने A के साथ कांटेक्ट किया, फिर हमने उसको C के साथ कांटेक्ट किया, then brought in contact with the second B के साथ कांटेक्ट किया, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? अब A और B में कितना फोर्स लगेगा, A और B के बीच। इस क्वेश्चन को हम ठीक से देखें। देखिए सबसे पहले ये A स्फीयर है, ये A है, इसके साथ हमने C को जो कि आइडेंटिकल शेप में था कांटेक्ट में लाए, और इसके पास चार्ज था, इसके पास जो चार्ज था वो था 6.5 into 10 to the power minus 7 कूलम, और ये क्या था अनचार्ज, इसके पास कोई चार्ज नहीं था। तो क्या होगा, जैसे ही हम कांटेक्ट में लाएंगे वैसे ही चार्ज जो है वो ट्रांसफर होने लगेगा। चार्ज का ट्रांसफर कहां से कहां होगा, फ्रॉम A to C होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों चार्ज, दोनों स्फीयर्स पे चार्ज क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, राइट। मतलब एवरेज चार्ज आएगा
तो ए पर जितना चार्ज होगा उतना ही सी पर भी चार्ज होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये केस केवल तभी लाई करेगा जब दोनों स्फीयर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, मतलब दोनों स्फीयर्स का जो कैपेसिटी होगा, चार्ज रखने की जो कैपेसिटी होगी वो सेम होगी। ये केस तभी दोनों पर लाई होगा, मतलब दो आइडेंटिकल शेप एंड साइज के स्फीयर्स ही इक्वल चार्ज, मतलब जब हम उनको कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों पर लाई, मतलब दोनों का चार्ज ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों स्फीयर सेम चार्ज एक्वायर ना कर लें, राइट। तो ए से सी पर चार्ज का ट्रांसफर होगा, कब तक होगा भाई, यहाँ पे देखिए किस तरीके से होगा, 6.5 into 10 to the power minus 7 कूलम प्लस दूसरे वाला अनचार्ज था होल अपॉन दोनों आधा आधा चार्ज एक्वायर करेंगे, मींस दैट इज इक्वल्स टू 2 3 6 3.25 into 10 to the power minus 7। तो ए पर भी इतना ही चार्ज होगा और सी पर भी उतना ही चार्ज होगा, राइट। अब हमने क्या किया, सी को अलग कर लिया, अब हमने सी को अलग कर लिया, ये सी अलग हो गया, ये सी अलग हो गया और सी पर कितना चार्ज है 3.25 into 10 to the power minus 7 कूलम। अब हमने इसको कांटेक्ट में लाया किसके साथ, बी के साथ, ये बी वाला है बी, और इस पर भी उतना ही चार्ज है, इस पर कितना है, पहले ही कितना था 6.5 इंटू ये सी पर है और ये बी पर है, 6.5 इंटू 10 to the power minus 7 राइट। जब दोनों को कांटेक्ट में लाए तो अधिक से कम में फिर से चार्ज का ट्रांसफर होगा, राइट। और कब तक होगा, कब तक होगा, जब तक कि दोनों पर सेम चार्ज ना आ जाए, एवरेज चार्ज ना आ जाए। सबसे पहले एवरेज निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो अब जिस तरीके की चार्जिंग होगी दोनों में, सो 3.25 प्लस 6.5 होल अपॉन 2 इंटू 10 to the power minus 7 कूलम ईच। हर एक पे कितना चार्ज आएगा तब तक ट्रांसफरिंग होगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9.75 अपॉन 2, 9.75 अपॉन 2 मींस 9.75 upon 2, that is equals to 2 4s are 8, 2 8 just 16, 1 2 7 are 14, 2 5 into 10 to the power minus 7 on each। मतलब C पर भी इतना चार्ज होगा 4.875 into 10 to the power minus 7 कूलम, और B पर भी इतना ही चार्ज होगा 4.875 into 10 to the power minus 7। अभी ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, A पर कितना चार्ज बचा 3.25 into 10 to the power minus 7 कूलम, और B पर कितना बचा 4.875 into 10 to the power minus 7 कूलम। अब हम इन दोनों के बीच में फोर्स देखेंगे। हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन A एंड B। तो अब हम देखें केस क्या बन रहा है, A जो है, A ये रहा साथ, A के बीच A जो है 3.25 और B ये रहा, A पर जो चार्ज है वो 3.25 into 10 to the power minus 7 कूलम
और बी पर जो चार्ज है वो 4.875 into 10 to the power minus 7। ये अब हमको गिवन क्वांटिटीज हैं। डिस्टेंस दोनों के बीच वही है 50 into 10 to the 50 centimeter, that is 50 into 10 to the power minus 2। Now you can solve it. You can solve the force between A and B, new force। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है 1/4 पर एप्सिलॉन 0, that is 9 into 10 to the power 9। Q1, that is charge on A, 3.25 into 10 to the power minus 7। Q2, that is 4.875 into 10 to the power minus 7 upon distance का square, that is 50 into 10 to the power minus 2 का whole square, right? So in this way you can solve। इसको अब आप कैलकुलेट करें। So how can you calculate it? Force is equals to 9 into 3.25। 3.25 को आप क्या लिख सकते हैं? 325 upon 100। सारे डेसिमल्स हटा लीजिए। 8.75 को लिख सकते 4.875 को लिख सकते हैं 4875 upon 1000 into 10 की पावर 9 minus 7 714। 10 की पावर 9 minus 14 upon नीचे में 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर मतलब into 10 की पावर minus 2 का स्क्वायर minus, right? In this way you can solve। 25 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। Again you can solve। 5 13 times, right? So जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे then you will get an answer। बाकी 13 9 या 117, so you will get 117 into 4875। 4 इसको आप 4.875 ही लिखे रहते हैं। 4.875 को अप्रोक्सीमेट ऐसे भी सॉल्व कर लें। 4.875 is approximate equal to 5, राइट? तो ये इस तरह से, और ये हो गया आपका 9 minus 14, और ये -4 ऊपर जाएगा और ये कितना हो गया? यू कैन सी हियर ये 100, 10 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर 4, और ये 10 की पावर -4 कैंसिल हो गया। 9 और -4 क्या हो गया? -4 -14 -5 हो गया। Now you can solve it easily। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 5 are 20, तो 20 में से 10 को यहाँ ले लीजिए तो -4 हो जाएगा। ये 2 का 117 into 2 कितना हो जाएगा? 234। So that is equals to force is equals to 234 into 10 की पावर -4 बचेगा। 5 4 are 20, 20 का एक 10 जो है यहाँ -5 + 1 और you can say that approximate 2.34 into 10 to the power -2 Newton। लेफ्ट साइड प्रेजेंट किया तो +2 हो गया। सो इतना फोर्स लगभग लगना चाहिए। ओके, राइट, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम और न्यूमेरिकल्स देखेंगे।